नमस्कार। आप सभी का बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में बहुत स्वागत है। आज के इस सत्र में हम द हिंदू समाचार पत्र में 21 मार्च 2021 को प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। स्टूडेंट्स, इस सत्र में हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे जो कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही लाभदायक होंगे। स्टूडेंट्स, आइए सत्र को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किन किन विषयों को आज हम यहाँ पर शामिल करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो कि कल आपसे पूछे गए थे। इसके बाद ग्रेट निकोबार सतत विकास योजना और उससे जुड़ी हुई चिंताओं के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। अमेरिका और भारत के संबंधों में कुछ जो बदलाव समय के साथ हमको देखने को मिल रहे हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका के रक्षा सचिव के द्वारा हाल ही में भारत की यात्रा की गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय मॉनसून के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इस संदर्भ में कुछ नए शोध सामने आए हैं। इसके बाद उपासना स्थल अधिनियम 1991, उसके बाद महिला और बाल विकास मंत्रालय अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए धन के संग्रह के लिए जो कार्य कर रहा है, जो प्रयास कर रहा है, हम उसको देखेंगे। हीलियम गैस और भारत, बड़ा अच्छा मुद्दा रहेगा ये, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ में जुड़ा हुआ। इसके बाद में हम लोग प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और फिर मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और उत्तर की जो रूपरेखा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सत्र के अंत तक बने रहिएगा और आइए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न जो था कल आप लोगों के सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन है, राज्य विधानसभाएं केंद्र सूची के अंतर्गत आने वाले मामलों पर भी एक केंद्रीय कानून के विरुद्ध अपनी राय व्यक्त करने वाले प्रस्तावों को पारित कर सकती हैं। कथन 2 है, विधानसभाओं द्वारा अंगीकृत किए गए ऐसे प्रस्तावों में विधि की शक्ति निहित होगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, केवल एक यहाँ पर सही है और जो दूसरा कथन है यहाँ पर ये गलत है। तो इसकी व्याख्या के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के प्रावधान है। संघ सूची के विषयों पर संघ कानून बनाएगा, केंद्र कानून बनाएगा। राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाएंगे और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। विशेष स्थितियों में राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने पर केंद्र राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। अब मुद्दा यहां पर सामने आता है कि क्या राज्य भी संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं? तो वर्तमान संदर्भ को अगर हम लोग जोड़ करके देखें तो भारत के जो अभी मुख्य न्यायाधीश हैं बोबड़े सर, उन्होंने इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए थे कि जो राज्य की विधानसभाएं हैं वे भी केंद्र सूची के अंतर्गत जो मामले आते हैं अपनी राय व्यक्त करने वाले प्रस्तावों को पास कर सकती हैं। लेकिन अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ऐसे जो प्रस्ताव होंगे उनमें विधि की शक्ति नहीं होगी और यहां कथन में क्या कहा गया था? होगी। इसीलिए कथन 2 गलत हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? नंबर 1, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। ठीक है, सही बात है। यह उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा है, यह भी ठीक है। यहाँ घने उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, खुली झाड़ियों वाली भूमि और चट्टानी इलाके हैं जिनके मध्य झील एवं धाराएं हैं। तीनों ही कथन यहाँ पर सत्य हो जाते हैं। डी इसका सही जवाब होगा। आगे आ जाइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखते हैं। भारतीय मोर इस महाद्वीप के लिए स्थानिक है। स्थानिक का मतलब है स्थानीय प्रजाति। इसके अलावा कथन 2 है, यह अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध है। अब स्टूडेंट्स, ये कथन यहां पर गलत हो जाता है। ये लुप्त प्राय में नहीं है, लीस्ट कंसर्न अर्थात कम संकटग्रस्त की सूची में जो है ये आता है। इसके अलावा कथन 3 है, यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है
और इसके शिकार एवं हत्या पर सख्त प्रतिबंध है। निश्चित रूप से पहला कथन और तीसरा कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं, तो सी हमारा सही जवाब है। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कथन 1 है अमेरिका के विरोधियों के खिलाफ कार्यवाही कानून काटसा संयुक्त राज्य अमेरिका का संघीय कानून है जिसके जरिए ईरान, उत्तर कोरिया और रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। सही कथन है। इसका प्रभाव भारत के ईरान से तेल आयात और रूस के साथ S-400 सौदे पर पड़ा है। अब आपको स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि भारत अपने तेल की आयात की जो आवश्यकता है वो ईरान से भी पूरी करता है और हम लोग तेल के मामले में आयात अधिक करते हैं। हमारे यहाँ पर जो उत्पादन है वो काफी कम है। इसके अलावा हम रूस के साथ में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का समझौता कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से इस सौदे पर भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा, यदि अमेरिका के राष्ट्रपति चाहें तो वो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके भारत को राहत दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए कम से कम 50% मत प्राप्त होने चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। हम भारत की बात करें तो हमारे यहां पर नियम चलता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर किसी चुनाव के अंदर में जिस उम्मीदवार ने सबसे अधिक मत प्राप्त किए हैं, चाहे वो 25% हो, चाहे वो 65% हो, चाहे वो 17% हो, उसे विजयी घोषित किया जाएगा। देखा यह जाता है कि जितने उम्मीदवार थे उसमें सबसे अधिक मत किसने प्राप्त किए, बस। तो यहां पर कोई कोटा निर्धारित नहीं है कि इतने मत प्राप्त करने हैं तभी आप चुनाव जीतेंगे। पहला वाला कथन गलत हो जाता है। अगला कथन है भारत के संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का पद बहुमत प्राप्त करने वाले दल और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो अगर हम लोग सिर्फ इतनी बात को देखें तो ये ठीक है, लेकिन गलती यहां पर है। दरअसल स्टूडेंट्स ऐसा है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष का पद है ये तो बहुमत प्राप्त करने वाले दल को जाता है, लेकिन जो उपाध्यक्ष का पद है विपक्ष को जाता तो है, लेकिन संविधान में इसका वर्णन नहीं है। ये एक किस्म की संवैधानिक परंपरा है, तो इसको हम लोग दूसरे वाले को भी गलत कर देते हैं। यहां पर यह भी गलत हो जाता है। ध्यान रखेंगे इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी देश के संविधान के अंदर में कई सारी परंपराएं भी साथ में चल रही होती हैं। परंपराएं लिखित नहीं होती हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह महज एक परंपरा है और इसमें परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर वर्तमान की बात करूं तो काफी लंबे समय से हमारे यहां पर लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनका पद अभी खाली पड़ा हुआ है। तो इसका जवाब हो जाएगा डी। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा आज का जो पहला आलेख है इसका संबंध नीति आयोग, ग्रेट निकोबार, जनजातीय और पर्यावरण की समस्या, इनके साथ में जुड़ा हुआ है पूरा मुद्दा। और इस समाचार को पेज संख्या 1 और 9 से लिया गया है। GS3 एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के सेगमेंट के साथ में इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहां पर समस्या क्या है, मुद्दा क्या है, आइए देखना शुरू करते हैं इसको। स्टूडेंट्स, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ में महत्वपूर्ण संबंधों को स्थापित किया जाए, व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया जाए। इसके अतिरिक्त जो हिंद महासागर का क्षेत्र है वहां पर चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जाए। तो इस संदर्भ में नीति आयोग के द्वारा ग्रेट निकोबार के सतत विकास की योजना को तैयार किया गया था। अब जैसे जैसे इस योजना के बारे में इसके अलग अलग धाराएं, अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं, तो यहां पर यह दिखाई पड़ रहा है कि इस क्षेत्र में जो जनजातियां हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग इस क्षेत्र को, कि अंडमान निकोबार में कई सारी आदिम जनजातियों का निवास स्थान है। शोम्पेन है, जारवा है, ओंग है। और अगर हम लोग ग्रेट निकोबार की बात करें तो यहां पर विशेष रूप से शोम्पेन
जनजाति का निवास स्थान है। अब अगर यहाँ पर मानवीय गतिविधियां होंगी तो निश्चित रूप से इन जनजातियों को नुकसान पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो पर्यावरणीय चिंताएं हैं उनकी उपेक्षा होती हुई भी नजर आती है। तो आइए इसका विश्लेषण शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से बिंदु यहाँ पर अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले इस बिंदु को आप लोग ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम यहाँ पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। ये जिन प्रमुख कार्यों को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं वो कार्य कौन कौन से हैं? ट्रांस शिपमेंट पोर्ट, एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दक्षिणी पश्चिमी तट पर एक मुक्त व्यापार क्षेत्र और एक वेयर हाउस कॉम्प्लेक्स। तो ये व्यापारिक सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करवाने के लिए, आधारभूत अवसंरचना का विकास करने के लिए इतना काम यहाँ पर किया जाएगा। अब ग्रेट निकोबार के संदर्भ में जो हम लोग बात शुरू करते हैं तो यहाँ पर एक क्षेत्र है गैलाथिया खाड़ी और यह राष्ट्रीय पार्क के रूप में जाना जाता है। लेकिन हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने इसके जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको पारिस्थितिकी रूप से शून्य संवेदनशील घोषित कर दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अगर हम बात करें तो गैलाथिया खाड़ी का जो अभ्यारण्य का क्षेत्र है उसको अब उन्होंने गैर सूचीबद्ध कर दिया है। मतलब कि यहाँ पर मानवीय गतिविधियां की जा सकती हैं। अब आप लोगों को स्टूडेंट्स ये बात बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस अभ्यारण्य को 1997 में सूचीबद्ध किया गया था और ये गैलाथिया खाड़ी राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य कहां पर है? ग्रेट निकोबार में है। यहां से प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, तो ध्यान रखेंगे इसको भूगोल के साथ में जोड़ करके। आइए देखते हैं जरा कि अंडमान निकोबार और ये जो पूरा क्षेत्र है इसकी अवस्थिति क्या है। आपके सामने मानचित्र है, आप यहां देख सकते हैं ये ग्रेट निकोबार का क्षेत्र है और ये क्षेत्र जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का का क्षेत्र है जो कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बिंदुओं में से एक है, उसके करीब का क्षेत्र है। अब सरकार का कहना है कि अगर हम लोग ग्रेट निकोबार, इसके अलावा लिटिल अंडमान के क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास करते हैं तो निश्चित रूप से भारत को इसके रणनीतिक लाभ प्राप्त होंगे। अब हम लोग इसको परीक्षा के अनुसार देखते हैं तो आप लोग गैलाथिया की खाड़ी को ध्यान से देखेंगे। इसके अतिरिक्त लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच डंकन पैसेज है। तो इन सब बिंदुओं को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहां से गैलाथिया खाड़ी अभ्यारण्य का महत्व क्या है? यह क्षेत्र नेशनल मरीन टर्टल प्लान के अंतर्गत सूचीबद्ध है। अब यहां पर आप लोग देखिए ये कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। कछुओं के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें गैलाथिया खाड़ी अभ्यारण्य क्षेत्र को सूचीबद्ध किया गया है और दूसरी तरफ सरकार की एक दूसरी एजेंसी इसे गैर सूचीबद्ध कर रही है। तो सरकार की अलग अलग एजेंसियों के बीच में समन्वय का अभाव हमें दिखाई पड़ता है, एक किस्म का विरोधाभास दिखाई पड़ता है। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि इस क्षेत्र में जैव विविधता बहुत ज्यादा है। मैं अभी यहां के कुछ प्रजातियों के बारे में भी आगे आपसे बात करूंगा जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनका संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हम लोग यहां देखते हैं कि यह क्षेत्र तटीय विनियमन क्षेत्र के अंतर्गत अधिकतम सुरक्षा वाले क्षेत्र में शामिल है। लेकिन फिर से सरकार की दूसरी एजेंसी आकर के कहती है कि यह पारिस्थितिकी के लिहाज से शून्य संवेदनशील है। तो अब दोनों में से बात तो एक ही हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थल का भाग है उसमें भी शामिल है। दुनिया के सबसे अच्छे संरक्षित उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहां पर है। अगर हम यहां के कुछ स्थानिक जीवों की बात करें तो इनको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। निकोबार वाइल्ड पिग है, निकोबार ट्री श्रिव है, द ग्रेट निकोबार क्रेस्टेड सरपेंट ईगल है, निकोबार पैराडाइज फ्लाई कैचर है, निकोबार मेगापोड है। इस प्रजाति के बारे में हम लोग विशेष रूप से अभी आगे बात करेंगे। आइए जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर शोम्पेन जनजाति का निवास स्थान है। अभी इस आलेख की चर्चा करते हुए शुरुआत में ही मैंने आपको इन जनजातियों के बारे में बताया था। स्टूडेंट्स, इनकी संख्या काफी कम बची है।
इस जनजाति के लोग शिकारी और खाद्य संग्राहक हैं। अब यहां पर जब जंगलों को नुकसान पहुंचेगा तो निश्चित रूप से इन लोगों को शिकार और खाद्य की उपलब्धता में समस्याएं देखने को मिलेंगी। अब यहां पर एक और मुद्दा देखने वाला है कि सरकार की एक नीति है शोम्पेन नीति 2015, जिसके अंतर्गत इस जनजाति के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाने की बात कही गई है, लेकिन अभी जो वर्तमान घटनाक्रम है वो दूसरी दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे देखते हैं। अब यहां पर आप लोग देखिए इस प्रजाति के बारे में, ये टर्टल है, कछुआ है, जेंट लेदरबैक टर्टल। ये इसी ग्रेट निकोबार के क्षेत्र में आकर के अपना घोंसला बनाता है, नेस्टिंग करता है। तो अब है क्या चीज यहां पर कि अब ये यहां पर घोंसला बनाता है, इसके बच्चों के जन्म यहां पर होते हैं, और जब यहां पर बड़े बड़े जहाज आएंगे, मानवीय गतिविधियां बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से इन कछुओं के जीवन को यहां पर नुकसान होगा। तो फिर से जैव विविधता को एक बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। निकोबार मेगापोड, अगर हम इसकी बात करें तो IUCN के मुताबिक यह संकटग्रस्त है। 2004 में जब सुनामी आई थी तब बताया जाता है कि इस पंछी की बहुत बड़ी आबादी समाप्त हो गई थी, और वर्तमान जो योजना है वो निश्चित रूप से इस पंछी के जीवन को और नुकसान पहुंचा सकती है। निश्चित रूप से जब आवास की समस्या आएगी तो जीवन को नुकसान पहुंचेगा ही, आबादी को नुकसान पहुंचेगा ही। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पर विशेषज्ञ एक बात यह भी कहते हैं कि जब 2004 में सुनामी आई थी यहां पर, तो उस समय कैम्पबेल बे, इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इनको बहुत नुकसान हुआ था। अब विशेषज्ञ यहां पर यह भी कहते हैं कि 2004 में यहां पर बहुत अधिक आबादी नहीं थी, यहां से मैक्सिमम जो द्वीप हैं वो निर्जन है। लेकिन अब अगर यहां पर हम व्यापारिक गतिविधियों को आरंभ करेंगे, आधारभूत संरचना का विकास करेंगे, तो भविष्य में अगर कोई प्राकृतिक आपदा हमें देखने को मिलती है तो निश्चित रूप से हमें जन और धन दोनों की हानि उठानी पड़ेगी। विशेषज्ञ इसके अलावा इस तरफ भी ध्यान खींचते हैं कि यह भूकंप प्रभावित क्षेत्र है और यहां पर इन सब गतिविधियों से जैव विविधता को बहुत नुकसान होगा, और हमें निश्चित रूप से इस बात को चुनना होगा कि हमें विकास चाहिए या सतत विकास। और निश्चित रूप से पृथ्वी पर मानव की वर्तमान जो स्थिति है, अगर हम उसको ध्यान में रखें तो हमें अंधाधुंध विकास के नुकसान दिखाई पड़ रहे हैं, और यह पृथ्वी केवल मानवों की ही नहीं है। हमें सतत विकास को अपनाना होगा। निश्चित रूप से अंडमान निकोबार का क्षेत्र रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और यहां पर आधारभूत अवसंरचना का विकास करके भारत हिंद महासागर के अंदर में चीन की जो गतिविधियां हैं उनको भी एक हद तक नियंत्रित कर सकता है। लेकिन हमें इस दिशा में कुछ अन्य प्रयास देखने होंगे, कुछ अन्य विकल्पों को आजमाना होगा, ताकि यहां के पेड़ों को, यहां के पौधों को, यहां के जीवों को नुकसान पहुंचाए बिना हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारा अगला समाचार पेज नंबर 10 से लिया गया है। GS2 IR के साथ में इसका संबंध है। ऑस्टिन रेजेस ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स। जो अमेरिका के रक्षा सचिव हैं, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के समक्ष मानवाधिकार से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए हैं। कुछ अन्य बातें भी यहां पर हुई हैं। तो अमेरिका में जो वर्तमान सरकार सत्ता में आई है, उनकी नीतियों को समझने के हिसाब से यह समाचार महत्वपूर्ण है। आइए जरा देखते हैं इसको। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन की भारत यात्रा हुई और इन्होंने विशेष रूप से असम में मुस्लिमों के मानवाधिकार के उल्लंघन का मुद्दा उठाया, और यह मुद्दा जुड़ा हुआ किससे है? नागरिकता कानून के संदर्भ में। अब मैं आपको कुछ बातें यहां पर बताता हुआ चलूंगा स्टूडेंट्स। पिछले सत्रों में भी ये बातें मैंने आपको बताई हैं कि वर्तमान में अमेरिका में जो सरकार है ये मानवाधिकारों को लेकर के काफी गंभीर है। जो बिडेन जब एक समय में अमेरिका के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, तब भी वो मानवाधिकारों को लेकर काफी सजग हुआ करते थे। बराक ओबामा के बहुत अच्छे मित्र रहे हैं जो बिडेन, और मानवाधिकारों के संदर्भ में ये दुनिया के अंदर में कई सारे निर्णय लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर आप लोग ध्यान दें
तो सऊदी अरब और यमन के संदर्भ में इन्होंने सऊदी अरब का समर्थन करने से मना कर दिया है कि यमन के ऊपर में हमले नहीं होने चाहिए। तो निश्चित रूप से मानवाधिकारों के संदर्भ में ये एक मुद्दा भारत और अमेरिका के बीच में आने वाले समय में भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये हमारे देश का अंदरूनी मामला है। तो निश्चित रूप से देश की संप्रभुता के साथ में इसका संबंध भी जुड़ेगा। तो अब यहां पर भारत सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी वो निश्चित रूप से देखने वाला होगा। इसके अलावा हम अगर आगे बात करें तो ऑस्टिन ने यह भी कहा कि हम भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हम इस बात में भी यकीन करते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक प्रकार का लोकतांत्रिक अधिकार है और हमें आशा है कि भारत इसे समझेगा। इसके अलावा ऑस्टिन ने इस बात को भी स्वीकार किया कि भारत अमेरिका का एक प्रमुख रक्षा सहयोगी है। अब यहां पर इस बात को ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि हाल ही में क्वाड समूह की बैठक हुई थी जिसमें अमेरिका भी शामिल है, और इस संगठन के माध्यम से, इस एक वार्ता समूह के माध्यम से भारत और अमेरिका एक समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका अफगानिस्तान में और पश्चिम एशिया में शांति बहाली की प्रक्रिया में भारत से सहयोग की लगातार आशा करता है, और निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में भारत को साथ लिए बिना स्थायी शांति प्राप्त की भी नहीं जा सकती है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है, इंडियन मॉनसून 25 मिलियन ईयर्स एगो रिजेंबल्ड प्रेजेंट डे ऑस्ट्रेलियाज। पेज संख्या 13 से इसको लिया गया है। GS3 साइंस एंड टेक के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं। इसको हम लोग GS1 जो भूगोल का खंड है उसके साथ में भी हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स इसको। देखिए, आपके सामने एक मानचित्र है। इस मानचित्र को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो सारा मुद्दा आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहां पर आप मानचित्र को देखें तो ये जो समुद्र का क्षेत्र हमें दिखाई पड़ रहा है इसे पैंथालसा कहते थे, और ये जो स्थलीय क्षेत्र हमें दिख रहा है जमीन का हिस्सा, इसे पेंजिया कहते थे। अब बहुत साल पहले पेंजिया टूटा 2 भागों में। अब जो इसका उत्तर का भाग था इसे कहा गया अंगारा लैंड, और जो दक्षिण का हिस्सा था इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। अब अगर हम लोग इस मानचित्र को देखें तो हमें भारत यहां पर दिखाई पड़ रहा है और यह दिख रहा है हमें ऑस्ट्रेलिया। जो इंडियन प्लेट का जो हिस्सा था ये एक समय तक ऑस्ट्रेलिया का जो हिस्सा है इसके साथ रहा, फिर उससे अलग होकर के ये उत्तर की तरफ गया, और आप लोग यहां देख सकते हैं टेथिस सागर भी आप लोगों को यहां पर दिखाई पड़ रहा है। तो अब यहां पर है क्या चीज कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ में टकराती है तो टेथिस के जो निक्षेप थे वो ऊपर उठ जाते हैं और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, जो कि दुनिया का सबसे युवा वलित पर्वत है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो यह भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में जाता है। अब भारत के अंदर में बीरबल साहनी शोध संस्थान है, पूरा वनस्पतियों के साथ में संबंधित है, लखनऊ में स्थित है यह संस्था। तो इन्होंने भारत के करीब 4 क्षेत्रों में जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के अवशेषों का अध्ययन किया और इस बात का पता लगाने का प्रयास किया कि ये जो पत्तियों के अवशेष हैं ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जो अवशेष हैं उनके साथ में मिलते हैं, और ये निष्कर्ष में सामने आया कि जी हाँ, ये बिल्कुल मिलते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे देश में वर्तमान में जो मॉनसूनी जलवायु आप लोगों को दिखाई पड़ती है, क्या ये हमेशा से रही होगी? जवाब है जी नहीं, हमेशा से तो नहीं रही होगी। तो अब यहां पर इस शोध के माध्यम से हमें यह मालूम करने में एक हद तक सफलता मिल सकती है कि भारत के जलवायु में समय के अनुसार परिवर्तन कैसे हुए हैं और मानसूनी जलवायु का विकास
कैसे हुआ है। आइए कुछ जुड़े हुए बिंदुओं को और देख लेते हैं। ये बातें मैंने आपको सारी बता दी, इस संस्था को आप लोग ध्यान से देख लेंगे। पत्तियों के अवशेषों की बात भी मैंने अभी आपसे कर दी। अब ये विद्वानों के बीच चर्चा का विषय बहुत पुराना है कि भारत में मानसूनी जलवायु का विकास कैसे हुआ था। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भारत गोंडवाना लैंड से अलग होकर के उत्तर की तरफ बढ़ा था और इस घटना के बारे में कहते हैं करीब 180 मिलियन वर्ष पहले घटना घटी थी। अभी मैंने आपको बताया कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की टक्कर से टेथिस के निक्षेप ऊपर उठे और हिमालय वलित पर्वत श्रृंखला का निर्माण भी हुआ। अब जो मैंने आपसे 4 स्थलों की बात की थी, वो 4 स्थल आप लोग यहां पर देख लीजिए जहां से पत्तियों के अवशेष प्राप्त किए गए। दक्कन का ज्वालामुखीय निक्षेप का क्षेत्र, मेघालय की पूर्वी गारो पहाड़ी का क्षेत्र, राजस्थान की गुरहा खान और असम का माकूम कोयला क्षेत्र, इन क्षेत्रों से इन अवशेषों को एकत्र किया गया है। और क्यों? इसका जवाब यह है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो दक्षिण के जो हिस्से हैं, दक्कन का जो पार्ट है और जो राजस्थान के अंदर में हमें थार मरुस्थल के जो क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं, इसके अलावा जो हमें पूर्वोत्तर का जो हमारा क्षेत्र है, यहां पर ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं, यहां की वनस्पतियां अलग अलग हो जाती हैं। तो 4 अलग अलग क्षेत्रों से इन प्रमाणों को एकत्र किया गया ताकि एक सही निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। अब इससे हमें क्या बेनिफिट्स होंगे? भारतीय मॉनसून को समझने में हम और बेहतर हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त दक्षिण एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो जैव विविधता है, पेड़ों की, प्रजातियों की, जंतुओं की, उसको समझने में और उसके संरक्षण में, दोनों में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त मॉनसून की भविष्यवाणी का एक सटीक मॉडल भी इसके माध्यम से विकसित किया जा सकेगा। आइए स्टूडेंट्स यहां से और आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इस समाचार को पेज नंबर 14 से लिया गया है। इसको हम लोग GS2 पॉलिटी के खंड के साथ में जोड़ सकते हैं। द डिबेट अराउंड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1990, इस संदर्भ में एक याचिका आई है न्यायपालिका के सामने। आइए देखते हैं जरा इसको। एक याचिका के माध्यम से उपासना स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिकता पर प्रश्न उठाए गए हैं और इस संदर्भ में न्यायपालिका ने केंद्र से भी जवाब मांगा है। अब उपासना स्थल अधिनियम 1991 कहता क्या है? दरअसल इस अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 की तिथि के बाद भारत में पूजा स्थलों के स्वरूप परिवर्तन के संदर्भ में किसी भी विवाद को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है। और यह जो अधिनियम है, यह मुख्य रूप से हमारे संविधान के अंदर में वर्णित पंथ निरपेक्षता की जो हमारी विचारधारा है, उसको संदर्भित करता है और जिस पंथ निरपेक्षता की रक्षा करना राज्य का दायित्व बताया गया है हमारे संविधान में। आइए देखते हैं जुड़े हुए कुछ अन्य विषय। इस अधिनियम में यह कहा गया था कि धारा 3 के द्वारा किसी पूजा के स्थान या उसके एक खंड को अलग धार्मिक संप्रदाय की पूजा के स्थल में बदला नहीं जा सकता है। और ऐसा क्यों किया गया था? ताकि सभी धर्मों में समानता को बनाए रखा जा सके। और ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हमारी सरकार के ऊपर में है, राज्य के ऊपर में है। इसके अतिरिक्त जब अयोध्या मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया जा रहा था, तब उन्होंने यह कथन कहा था, राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वो धर्म निरपेक्षता को बनाए रखे और यह भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। और इसका वर्णन हमारे संविधान में भी है, जिसकी बात मैंने अभी आप लोगों से की। हमारी उद्देशिका के अंदर में पंथ निरपेक्षता शब्द को साफ तौर पर बताया गया है और इस बात का भी वर्णन है कि राज्य सभी धर्मों में समानता बनाए रखने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त यह बिंदु भी यहां पर ध्यान देने योग्य है कि यह अधिनियम ऐसे किसी भी पूजा स्थल पर लागू नहीं होता है जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है अथवा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत पुरातात्विक स्थल है। अधिनियम की धारा 6 में
इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ अधिकतम 3 वर्ष की कैद का प्रावधान है। स्टूडेंट्स, इस आलेख के अंदर में तथ्यात्मक जानकारी कुछ अधिक थी और जो कॉन्सेप्चुअल जानकारी है थोड़ी सी कम है। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं उनको ध्यान रखेंगे, तथ्यों को ध्यान में रखेंगे, जैसे कि इस अधिनियम को और 1991 का उपासना स्थल अधिनियम। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समाचारों को। पहला समाचार हमें दिखाई पड़ रहा है, पेज संख्या 10 से इसको लिया गया है। इसको हम लोग प्रीलिम्स के साथ में जोड़ेंगे। अच्छा, एक बात आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो प्रारंभिक परीक्षा में जोड़ दिया गया उसको हम लोग मुख्य परीक्षा के साथ में जोड़ नहीं सकते हैं। ये सिर्फ आप लोगों की सुविधा के लिए एक प्रयास किया जाता है हम लोगों के द्वारा। तो आप समाचार को इस तरीके से जरूर देखें कि अगर उससे संबंधित प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा में बनते हैं तब भी आप उसे कर ले जाएं, मुख्य परीक्षा में बनते हैं तब भी आप कर ले जाएं। तो अब यहां पर है, महिला और बाल विकास मंत्रालय करीब 37,000 करोड़ के लोन को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है ताकि अपनी विभिन्न योजनाओं को वो आगे बढ़ा सके। अब यहां पर हमारे लिए कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं उन्हें हमें देखना ज्यादा रोचक होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि यह लोन कहां से लिया जा रहा है। 5 बहुराष्ट्रीय बैंक हैं, उनसे लोन लिया जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है सामने, कुपोषण को मिटाने के लिए मिशन कल्पतरु। अब इसके माध्यम से सरकार की योजना है कि खाद्य वनों का निर्माण किया जाएगा जहां से ऐसे खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जा सके जो कि पोषण को बढ़ाते हैं, और इसके अंतर्गत 200 मिलियन पेड़ लगाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त बाल विकास के लिए एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की बात की गई है और नई और मौजूदा परियोजनाओं को लागू करने के लिए भी यह ऋण आवश्यक दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रालय के द्वारा इस संबंध में अपने प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग के पास मंजूरी के लिए भेज दिए गए हैं। अब यहां पर इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें कि वर्तमान जो बजट है उसमें करीब 24,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इस मंत्रालय को, और 9,000 करोड़ रुपए के आवंटन की मदद से यह मंत्रालय पोषण अभियान को चला भी रहा है जिसमें विश्व बैंक का भी समर्थन है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर ये आंकड़ा आप नहीं भी करेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। आंकड़ों को जोड़ दिया गया था बस कुछ तुलना करने के लिए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अधिक महत्वपूर्ण है पोषण अभियान और विश्व बैंक का भी यहां पर योगदान है। यहां से प्रश्न बन सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। अब जो 5 बहुराष्ट्रीय बैंक हैं वो कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। एशिया आधारभूत निवेश बैंक, जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, न्यू विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स विकास बैंक कहा जाता था। इसके अतिरिक्त एशिया विकास बैंक और जर्मन विकास सहयोग। अब यहां पर कुछ बिंदु अगर आप लोग ध्यान दें तो एशिया आधारभूत निवेश बैंक जो है इससे सबसे अधिक ऋण हम लेंगे। इसका मुख्यालय कहां पर है, बीजिंग में है। अगर हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर है, शंघाई में है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसीलिए मैंने इन दोनों को लिख दिया है। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि एशिया विकास बैंक के ऊपर में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर में काम आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। आइए आगे बढ़ते हैं। द इमर्जिंग क्राइसिस ऑफ ऑब्टेनिंग हीलियम इन इंडिया, पेज संख्या 13 से इसको लिया गया है। इसको हम प्रीलिम्स के साथ में भी जोड़ सकते हैं, मेंस के साथ में भी जोड़ सकते हैं, साइंस टेक के खंड के साथ। तो आइए देखते हैं जरा इसको हम लोग। कुछ आंकड़े हैं आपके सामने, पहले उनको देखिए। भारत प्रतिवर्ष 55,000 करोड़ रुपए मूल्य की हीलियम गैस अमेरिका से खरीदता है। भारत में राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में हीलियम गैस के भंडार हैं और परमाणु ऊर्जा विभाग इसके निष्कर्षण के लिए एक परियोजना चला रहा है। स्टूडेंट्स, आप इस बिंदु पर ध्यान दीजिएगा कि हीलियम गैस केवल गुब्बारों में भरने के ही काम नहीं आती है, यह वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत अपनी आवश्यकता का अधिकांश हीलियम अमेरिका से खरीदता है और अमेरिका अब इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे देश में जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, हमारे जो हीलियम की आवश्यकता है,
वो हम कहां से पूरी करेंगे? रुकावटें आएंगी हमारे सामने। तो इस संदर्भ में हमारे यहां प्रयास पहले से ही चल रहे थे कि अगर हम अपने ही देश के अंदर में हीलियम गैस का निष्कर्षण आरंभ कर सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। और राजमहल की पहाड़ियों में हीलियम के भंडार देखे भी गए, सूचनाएं प्राप्त हुई शोध के द्वारा। तो अब यहां पर हम अपनी एक परियोजना पर काम कर रहे हैं। तो आइए कुछ जुड़े हुए अन्य बिंदुओं को भी देखते हैं। सबसे पहले इस गैस को देख लो। यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन अक्रिय गैस है, मतलब कि प्रतिक्रिया नहीं करती है, क्रिया नहीं करती है किसी अन्य पदार्थ के साथ में। प्रयोग मुख्य रूप से रॉकेट में, परमाणु शोध संयंत्र में और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो स्कैन किए जाते हैं, मुख्य रूप से चिकित्सा विज्ञान के अंदर में, तो इसमें इस गैस का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस गैस की हम लोग बात करें तो एक डच भौतिक विज्ञानी थे कैमरलिंग ऑन्स। उन्होंने इस गैस को द्रवीभूत रूप में प्राप्त किया था। जर्मनी के कुछ क्षेत्रों से उन्होंने इस गैस को कुछ पात्रों के अंदर में प्राप्त किया और फिर -270 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको उन्होंने द्रवीभूत किया। इसके अतिरिक्त हैमिल्टन और डेविड नाम के कुछ और वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमेरिका के कंसास क्षेत्र के अंदर में प्राकृतिक गैस के अंदर में हीलियम की उपस्थिति का पता लगाया और उसके बाद से अमेरिका इसके उत्पादन में सबसे आगे निकल गया। लेकिन 2021 से अमेरिका इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है। अब अमेरिका के बाद भारत कतर से भी इस गैस को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कतर के साथ में राजनीतिक जो अस्थिरता है उसके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे में हमारी जो ये सप्लाई है वो अनिश्चितताओं में फंस सकती है, हम संदेह में बने रहेंगे। और ऐसे में होगा क्या, जो हमारे शोध हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं, उन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम आत्मनिर्भर ही बन जाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, जैवमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, जैवमंडल में स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में विद्यमान जैविक एवं अजैविक दोनों ही घटक शामिल होते हैं। एक जैवमंडल में ऊर्जा और पदार्थ के आवागमन के मार्ग निर्धारित होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं यहां से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? केचुआ अपमार्जक है, गिद्ध अपघटक है, फफूद अपर्दाहारी है। विकल्प है आपके सामने केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक फूल वाले पौधे को एक इल्ली द्वारा खाया जा रहा है, जिसे एक मेंढक द्वारा खाया जाता है। मेंढक का शिकार एक सांप द्वारा किया जाता है, जिसे एक उच्च शिकारी जैसे चील द्वारा खाया जाता है। खाने की यह प्रक्रिया किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला को दर्शाती है? अपरद खाद्य श्रृंखला, चराई खाद्य श्रृंखला, सर्वाहारी खाद्य श्रृंखला, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, काले भालू के निम्नलिखित कार्यों में से किसे इसके पारिस्थितिकी निकेत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? कथन 1 है, बीज, फल, कीटों और छोटे जीवों को खाना। खून पीने वाले परजीवी अपने भोजन के लिए इस पर निर्भर करते हैं। लंबी दूरी तक बीजों के फैलाव और प्रसार में सहायता करना। विकल्प हैं 1 और 2, 1 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धक नहीं है? पारा, साइनाइड, कैडमियम या हाइड्रोजन? आप जवाब देने का प्रयास करेंगे, कल मैं इनके उत्तर बताऊंगा आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारा विषाक्तता के प्रत्यक्ष परिणाम है? नंबर 1, तंत्रिका पेशीय दुर्बलता। नंबर 2, गंभीर जन्मजात विकृति। नंबर 3, गुर्दे की खराबी। विकल्प है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, जैव भू रासायनिक चक्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है,
पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। कथन 2 है, जीवन को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की आवश्यकता कम मात्रा में होती है और इसलिए उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में जाना जाता है। नंबर 3 है, रसायनों को कभी कभी लंबे समय तक एक स्थान पर रखा जाता है और इसे रिजर्वियर पूल कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक प्रक्रिया जिसे उत्थान या अपलिफ्ट कहा जाता है, निम्न में से किस जैव भू रासायनिक चक्र में प्रमुख भूमिका निभाती है? कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र या ऑक्सीजन चक्र? अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण समय के साथ एक पारिस्थितिकी समुदाय की प्रजाति संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया है। दूसरा है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण एक स्थिर स्वयं अविरत समुदाय का गठन करता है जिसे क्रमिक चरण कहा जाता है। नंबर 3 है, प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में द्वितीयक अनुक्रमण तीव्र होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, एक प्रजाति की जैविक क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? नंबर 1 है, प्रजातियों का प्रजनन काल, 2 प्रजनन की आवृत्ति, 3 बच्चे का आकार, 4 उत्तरजीविता दर। विकल्प है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, उपरोक्त सभी। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, नीति आयोग की ग्रेट निकोबार विकास योजना के संदर्भ में जनजातीय और पर्यावरणीय चिंताओं का मूल्यांकन कीजिए। 250 शब्द, 15 अंक। उत्तर की रूपरेखा देखते हैं तो यहां पर आप लोग कीवर्ड्स को देख लीजिए। सबसे पहले कि हमें मूल्यांकन करना है ग्रेट निकोबार विकास योजना, जनजातीय और पर्यावरणीय चिंताएं। अब इन्हीं के इर्द गिर्द हमें इसका जवाब लिखना है। आइए देखिए, सबसे पहले आप इस योजना का परिचय दे दीजिए। भूमिका में मुख्य भाग की बात करते हैं तो ग्रेट निकोबार का महत्व बता दीजिए, जनजातियों से जोड़कर, पर्यावरण और जैव विविधता को जोड़ करके। फिर सरकार की जो नीतियां हैं यहां पर उनको बताइए और नीतियों में जो जुड़े हुए विरोधाभास हैं उनको बता दीजिए। और अंत में विकास और सतत विकास में एक संतुलन होना चाहिए। सतत विकास अधिक स्वीकार्य है, इसको बताते हुए इस चर्चा का आप समापन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उभरते हीलियम गैस के संकट और निदान के उपायों पर चर्चा कीजिए। 150 शब्द, 10 अंक। तो अब यहां पर आप लोग हीलियम गैस, संकट और निदान के उपाय, ये 3 कीवर्ड हैं यहां पर। आइए देखते हैं। सबसे पहले हीलियम गैस का सामान्य परिचय दे दीजिए। फिर भारत के लिए इस गैस का महत्व क्या हो जाता है उसको बता दीजिए। अमेरिका पर निर्भरता और अमेरिका की जो नीतियां हैं उसमें जो अनिश्चितताएं हैं उनको बता दीजिए। फिर राजमहल की पहाड़ियों में हीलियम गैस के भंडार होने की सूचना प्राप्त हुई है और हम वहां पर जो प्रयास कर रहे हैं उनको आप बता देंगे। और अंत में, जब तक हम यहां से गैस को प्राप्त करना नहीं शुरू कर देते हैं तब तक कतर के द्वारा अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं और अमेरिका के संदर्भ में भी हम यही रणनीति अपना सकते हैं। इसको आप आत्मनिर्भर भारत के साथ में भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक अच्छा सा उत्तर बन पड़ेगा। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आज का सत्र आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस समय से मिल जाएंगे। इस सत्र को देखने के लिए आप सभी को शुक्रिया।